नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र आज में। और सबसे पहले बात, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेताओं के साथ राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप सबको जानकारी है, पिछले कई दिनों से कई बातें सामने आई हैं जो अत्यंत चिंताजनक है। ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि एक भी शब्द मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर नहीं कहा है। महाविकास अघाड़ी ने पूरी नैतिकता पैर के नीचे कुचल दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता के लिए यह पूरा काम हो रहा है, इन्हें जनता की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि वो बताएं कि पूरे प्रकरण में उन्हें कितना हिस्सा मिला है। तो सचिन वाजे को लेकर और परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर देवेंद्र फडणवीस आज राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने आरोप लगाए गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख पर, सीधे सीधे कहा कि 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात कही गई थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री चुप क्यों है, मुख्यमंत्री इस पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं। और सबसे अहम बात, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस को कितना हिस्सा मिला है इसमें, कांग्रेस भी बताएं। चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता। पर ये ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल पुथल को लेकर अब केंद्र सरकार भी सक्रिय होती नजर आ रही है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीधे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार पर टिप्पणी की है। प्रसाद ने कहा कि शरद पवार अनिल देशमुख का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र शो कौन चला रहा है, क्या यह महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे भ्रमित करने वाली सरकार है, इस वसूली के मोर्चे की राजनीतिक दिशा क्या है, ये सारे सवाल रविशंकर प्रसाद ने पूछे हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार से सवाल पूछा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, जो शो वहां पर चल रहा है उसके डायरेक्टर कौन है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सफाई दी जा रही है, लेकिन ये सफाई बेबुनियाद है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है और महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, उस भ्रष्टाचार जो सामने आया है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और ऐसे में जवाब सही आना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने टिप्पणी की है, खासकर शरद पवार की सफाई पर उन्होंने अपनी बात रखी है। ये देखिए, प्राइवेट प्लेन से नागपुर से उड़ रहे हैं। पैसेंजर नंबर 1 ऑनेबल श्री अनिल देशमुख है, ये नागपुर हवाई अड्डे का पूरा। तो शरद पवार जी क्या बोल रहे हैं आप? मुंबई पुलिस का मैंने पूरा उनके मूवमेंट दिखा दिया, आज दिखा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, ये पूरा उनका प्लेन मूवमेंट है। आप हमें ये बताइए, अगर वो बीमार हैं तो क्या ऑर्डनरी प्लेन से उड़ सकते हैं?
मैं बहुत गंभीर सवाल आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। वहीं भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि सचिन वाजे ने 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूल किए हैं। वह पैसे कहां गए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसलिए किरीट सोमैया ने एनआईए, ईडी, रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सहित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा है। तो किरीट सोमैया ने कहा कि 2020 और 21 के दौरान सचिन वाजे ने लगभग 1000 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। आखिरकार ये पैसे कहां गए, कहां पर बंटवारे हुए, और इसलिए उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है और ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि आखिरकार जो वसूली के जो पैसे थे, जो रकम थे, वो कहां रखे जा रहे थे। सचिन वाजे गैंग ने जो 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूल किए, वो पैसे कहां गए, इसकी जांच एनआईए, ईडी, आरबीआई, आरओसी, इनकम टैक्स ने करनी चाहिए। इस प्रकार का पत्र मैंने इन सब डिपार्टमेंट को लिखा है, बातचीत भी की है। सोर्स ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड, कैश मनी ट्रेल, लाभार्थी, बिटकॉइन का उपयोग, बेनामी ट्रांजैक्शन, ऑफशोर ट्रांजैक्शन, इस सब की जांच करनी आवश्यक है। वहीं मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से किए गए तबादले और 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग करने वाली याचिका मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने की नसीहत दी है। सिंह ने अपनी याचिका में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से अपने तबादले को गैरकानूनी बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमवीर सिंह को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें संदेह नहीं कि यह मामला बेहद गंभीर है, हाईकोर्ट जाने की छूट दी जाती है। तो परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को कहा है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं और यह मामला बेहद ही गंभीर है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस आयुक्त रहे हैं और उन्हें तबादला कर दिया गया, यानी 2 साल पूरे होने से पहले ही तबादला कर दिया गया, और इस बात से उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, यानी पहले लेटर बम फोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और उन्होंने मांग की है कि मेरे तबादले को रद्द किया जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है परमवीर सिंह को। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में, आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। मनसुख हिरेन हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में कुछ और लोगों के गिरफ्तार होने की आशंका एटीएस ने जताई है। एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख जयजीत सिंह ने कहा, एंटीलिया केस की जांच जारी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में केवल हत्यारों का पता लगाया गया है और इसके पीछे का कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। 25 मार्च को एनआईए से सचिन वाजे की हिरासत की मांग की जाएगी। इस मामले में गुजरात से एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आरोपी ने फर्जी नाम पर 14 सिम कार्ड मुहैया कराए थे, जिनका इस्तेमाल आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए किया गया था। और इसके अलावा एटीएस की टीम ने मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाजे के भिवंडी स्थित गोदाम की छानबीन भी की है। ये शक जताया जा रहा है कि हिरेन को यहीं ले जाकर बेहोश किया गया और फिर उसे खाड़ी में फेंक दिया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो के मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। मनसुख हिरेन मर्डर केस में लगातार विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं और अब केस में नया खुलासा हुआ है। सचिन वाजे मुंबई के ट्राइडेंट होटल में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर सुशांत सदाशिव खामकर नाम से रुकता था, यह बात सामने आई है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब पुलिस अधिकारी वाजे की लग्जरी लाइफ की पड़ताल की तो दक्षिण मुंबई के विभिन्न होटल्स के रजिस्टर में इसका नाम सचिन वाजे नहीं बल्कि सुशांत सदाशिव खामकर दर्ज हुआ दिखाई दिया। सीआईयू ऑफिस से मिले सामान में एनआईए को वाजे का यह फर्जी आधार कार्ड भी मिला था, जिसके बाद एनआईए का शिकंजा और भी कस गया है। एनआईए के मुताबिक वाजे ही वह व्यक्ति है जो न सिर्फ अपने आईपीएस आकाओं के लिए मुंबई के बियर बार
पब्स और रेस्तरां से हफ्ता वसूली किया करता था, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात और अन्य मध्य पूर्वी देश से संचालित हो रहे सट्टाबाजी की कुख्यात कंपनी किंग्स से संबंध बना रखा था। इसे तो फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि सचिन वाजे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी आधार कार्ड के साथ वो मुंबई के तमाम वीवीआईपीज होटल में ठहरा करता था और मुंबई ही नहीं बल्कि गुजरात में भी इसकी पड़ताल की गई है। वहीं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस महकमे में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। मुंबई पुलिस में मंगलवार को बड़े तबादले बदलाव किए गए हैं। मुंबई पुलिस के 86 अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 अफसर भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त का चार्ज लेते ही हेमंत नगराले द्वारा ये बड़े बदलाव किए गए। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई और सचिन वाजे के करीबी रियाज काजी का भी तबादला हुआ है। साथ ही प्रकाश हुवाल का भी तबादला किया गया है। क्राइम ब्रांच के 28 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 17 एपीआई और 20 पीसीआई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस पुलिस विभाग में तबादले को लेकर हो रही कालाबाजारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने लाए थे, जिसके कुछ घंटों के बाद ही मुंबई पुलिस में बड़े बदलाव किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में फिलहाल राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में संघर्ष बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के सीनियर आईपीएस अफसर संजय पांडे भी अब मुंबई हाईकोर्ट में अपने तबादले के खिलाफ पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उनके तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन के मौत के बाद पुलिस के कुछ अफसर और राज्य सरकार के बीच खींचातानी जारी है। तो महाराष्ट्र में इन दिनों खूब सियासी हलचल मचा हुआ है और ऐसे में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के मामले पर सुनवाई करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ऐसे में भाजपा लगातार महाविकास अघाड़ी के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया हुआ है। वहीं शिवसेना के नेता और सामना के संपादक संजय राउत अपने घर एक दावत दे रहे हैं। मुंबई में बुधवार की शाम को संजय राउत ने अपने घर पर भोज का आयोजन किया है। इस डिनर डिप्लोमेसी में महाराष्ट्र के सभी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। राउत की ओर से शिवसेना के अलावा सभी पार्टी के सांसदों को और वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। वह महाराष्ट्र में मंगलवार को भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 28,699 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 132 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा दी है, जिसके बाद राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,33,026 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अभी तक 53,589 लोगों की मौत हो चुकी है और 22,27,495 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में 2,30,641 एक्टिव केस हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वहीं उनके बेटे महाराष्ट्र युवा सेना प्रमुख और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सामना के संपादक रश्मि ठाकरे ने सोमवार रात कोरोना संक्रमण की जांच कराई थी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। रश्मि ठाकरे को फिलहाल सीएम के सरकारी वर्षा आवास में आइसोलेट किया गया है। बता दें कि रश्मि ठाकरे ने 11 मार्च को ही मुंबई के सरकारी जेजी अस्पताल में कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक ली थी। वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले साल जून महीने में धनंजय पहली बार कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। धनंजय मुंडे ने ट्वीट में लिखा कि आज दूसरी बार मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी कोरोना जांच कराएं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी को मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरियों का पालन करना चाहिए और अपनी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी कोरोना पॉजिटिव
पाए गए हैं। आपको बता दें कि एक्टर ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वो फिलहाल अपने घर में होम क्वारंटीन में हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। आमिर खान ने कहा कि कोई भी शख्स अगर हाल ही में उनके संपर्क में आया हो तो उन्हें भी एहतियात के तौर पर अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। आप सभी की चिंता मुझे है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द देश कोरोना मुक्त हो। और कोरोना वायरस के चलते सरकार का बड़ा फैसला, नांदेड़ और बीड़ में 4 अप्रैल तक होगा संपूर्ण लॉकडाउन। आपको बता दें कि नांदेड़ और बीड़ में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। महाराष्ट्र में सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बड़ा फैसला लिया है। राज्य के नांदेड़ और बीड़ जिले में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पाबंदियां रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। वह मुंबई में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बीएमसी ने वीकेंड 28 और 29 मार्च को होलिका दहन और होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी ने परिवार के सदस्यों के बीच भी होली मनाने से इनकार किया है। इन नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले साल देश में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने के बाद बीएमसी ने नागरिकों से होली समारोह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस बार महामारी के 1 साल बाद भी दोबारा वही हालात पैदा हो गए हैं, जिसे देखते हुए बीएमसी ने मुंबईकरों को त्योहार न मनाने के लिए कहा है। तो महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख शहरों समेत मुंबई लोकल ट्रेन में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित निर्णय लिया जाएगा। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में कठोर निर्णय लिए जाने के संकेत भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने चर्चा कर एक पत्र तैयार किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुंबई लोकल के लिए अगर लोगों ने ठीक से सहयोग नहीं किया तो उन्हें रेलवे के बारे में सोचना होगा। वहीं हिंगोली शहर में आरोग्य विभाग के पद की भर्ती प्रक्रिया के दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल की ओर से आरोग्य विभाग में कुल 152 पद के लिए पद भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके चलते बुधवार 23 मार्च को उम्मीदवारों से आवेदन पत्र और मुलाकात की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन पद भर्ती प्रक्रिया लेते दौरान आरोग्य विभाग और उपस्थित उम्मीदवारों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ जमा कर दी। वह मुंबई में मंगलवार को 37,120 लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या 42,420 थी और शनिवार को 49,547 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया था। मुंबई में 2 दिन में कोरोना टीकाकरण की संख्या कम हो गई है। इसके पिछले सप्ताह भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रही। इसे देखते हुए बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने पिछले कुछ दिनों से सभी निजी अस्पतालों को रोजाना 1,000 लोगों को कोरोना टीके लगवाने का लक्ष्य दिया था। वह सिंधुदुर्ग जिले में पहली बार कोरोना बीमारी से एक शिक्षक की मौत हुई है। सिंधुदुर्ग जिला उच्च माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी क्रेडिट यूनियन के अध्यक्ष विष्णु राजाराम डगरे का कोरोना से निधन हो गया। डगरे ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय काम किए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। 61 साल के संजय दत्त ने बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का डोज लगवाया। उन्होंने फैंस के लिए वैक्सीन लेते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। फोटो शेयर करने के साथ संजय ने सभी डॉक्टर्स और पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। उन्होंने भंडारा जिला के ग्राम शाहपुर के पास नागपुर से भंडारा की ओर राष्ट्रीय परिवहन विभाग के बस कंटेनर में टक्कर हो गई है। इस हादसे में 20 से 30 यात्रियों के घायल होने की खबर है। इसमें से 10 लोगों को गंभीर चोट आई है तो वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं गढ़चिरौली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अहेरी और सिरचा के पास नागरिकों को
नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे मिले हैं। इस बैनर पत्र ने यह स्पष्ट किया है कि नक्सली अहेरी क्षेत्र में सक्रिय थे। इन बैनर पुस्तिकाओं में पुलिस बल C60 ने नक्सल सर्च ऑपरेशन के नाम पर आदिवासियों का उत्पीड़न बंद करने, आदिवासी जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए झूठे सर्च ऑपरेशन चलाकर चेतावनी दी है। लालबाग फ्लाईओवर पर सुबह 6 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। आपको बता दें कि उपायुक्त यातायात दक्षिण प्रभार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुंबई नगर निगम की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वहां पर मरम्मत के कारण फिलहाल यातायात के कार्य कुछ घंटों के लिए रोका जाएगा। हिंगोली शहर में चोरी की घटना में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कल ही हिंगोली शहर में किराना की दुकान का शटर तोड़कर 2 महिला चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों महिला चोर किराना दुकान में से गेहूं, चावल, तेल और खान पान की चीजें चोरी कर रही थी। वन विभाग और सिस्केप संगठन के माध्यम से रायगढ़ जिले में गिद्ध पक्षियों की गिनती की गई है। महाराष्ट्र में पहली बार रायगढ़ जिले में यह गिद्ध पक्षियों की गिनती की गई है। गिद्धों का संरक्षण और सुरक्षा कार्य रायगढ़ जिले में सिस्केप और वन विभाग के माध्यम से श्रीवर्धन, महसला, मानगांव, पाली क्षेत्रों में किया जाता है। और इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।